बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के सेकेंड यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी में नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं स्पेक्ट्रोमीटर की आधारभूत लक्षण, जिसको हमने शॉर्ट में SITIMDR के रूप में प्रदर्शित किया है, जिसमें S सोर्स के रूप में, I0 इंसिडेंट रेडिएशन के रूप में और इसी रूप में अलग अलग शब्दों को लेते हुए सैंपल ट्यूब है, परावर्तित विकिरण है, मॉडरेटर है, डिटेक्टर है, रिकॉर्डर है, इस रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है। इसको सरलतम रूप में यहाँ प्रदर्शित किया गया है, जिसमें S, T, M, D व R ये क्षेत्र हैं जो क्रम से आपको एक साधारण आधारभूत स्पेक्ट्रोस्कोपी में मिलते हैं, जिसमें सिंगल बीम स्पेक्ट्रोमीटर लिया गया है, जबकि डबल बीम के अंदर सोर्स से दो अलग अलग विकिरणों को बांटने के बाद में फिर प्रादर्श और मूल या मानक के मध्य या विलायक के मध्य विकिरणों को उसके होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर हम सिंगल रेडिएशन या एकल विकिरण युक्त स्पेक्ट्रोमीटर के आधारभूत लक्षण ले रहे हैं। एक सरल अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर उपयुक्त संरचना के रूप में दर्शाया जाता है, जो कि यहाँ दे रखा है। S अर्थात सोर्स के रूप में बल्ब या कोई भी स्रोत काम में लिया जा सकता है, जो कि निर्भर करता है स्पेक्ट्रोस्कोपी किस रूप में काम में ले रहे हैं या आणविक अध्ययन किस रूप में लिया जा रहा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। फिर सैंपल ट्यूब T से प्रदर्शित किया गया है और इसी रूप में अलग अलग भागों के वर्णन इस क्रम में प्रदर्शित किए जाते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर में भिन्न भिन्न भागों के कार्यों व उपयोगों का वर्णन इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहले जो S लिखा गया था, जिसको हम सोर्स या स्रोत कहते हैं, ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण का स्रोत है, जिसमें अध्ययन के अनुरूप भिन्न भिन्न स्रोतों का चयन किया जाता है। जैसे ये इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान रखना है। IR विकिरणों का अध्ययन करना हो तो IR विकिरणों के स्रोत के रूप में या वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में नॉन्स्ट ग्लोअर स्रोत का उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए हम UV विजिबल विकिरणों का उपयोग करते हैं और इन विकिरणों के स्रोत के रूप में हाइड्रोजन ड्यूटेरियम विसर्जन लैंप का उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से दृश्य विकिरण प्राप्त करने के लिए दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी में गर्म टंगस्टन तंतु का उपयोग स्रोत के रूप में करते हैं। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है स्पेक्ट्रोमीटर का, जिसे हम सैंपल ट्यूब या प्रादर्श नली कहते हैं, जिसको T से प्रदर्शित किया गया है। विभिन्न स्पेक्ट्रोमीटर के लिए ऐसी नली का उपयोग किया जाता है जो स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त विकिरण का अवशोषण न करती हो, तो ये महत्वपूर्ण है। प्रादर्श नली प्रादर्श को रखने के लिए काम में ली जाती है। प्रादर्श में हम उन पदार्थों का या अणुओं का या यौगिकों का उपयोग करते हैं जिनका अध्ययन किया जाता है। इसलिए प्रादर्श रखने के लिए जो नली सैंपल ट्यूब हम काम में ले रहे हैं, ऐसी सैंपल ट्यूब काम में ली जाती है जो स्रोत से आने वाली विकिरणों के साथ किसी प्रकार की कोई अंतःक्रिया न करे, न उसे अवशोषित करे और किसी प्रकार का इंटरेक्शन या अंतःक्रिया न करते हुए केवल पदार्थ के साथ आने वाली आपतित विकिरणों की अंतःक्रिया करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसी तरीके से इसमें हम अलग अलग प्रकार की विकिरणों का उपयोग करते हैं, जिसमें IR विकिरण के लिए हम NaCl और KBr से बनी नली का उपयोग करते हैं, अर्थात IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में NaCl KBr की प्रादर्श नली प्रयुक्त की जाती है। इसी तरीके से UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्वार्ट्ज या कैल्शियम कार्बोनेट से बनी नली का उपयोग करते हैं। इसी तरह दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए दृश्य प्रकाश को अवशोषित न करने वाली कांच से बनी नली का उपयोग किया जाता है। आपतित विकिरण तीसरा है I0 से प्रदर्शित आपतित विकिरण, जो प्रादर्श नली पर आपतित होती है। प्रादर्श से अवशोषण के बाद पारगमित विकिरण
आई के रूप में विश्लेषण में भेजा जाता है। आपतित विकिरण अर्थात वह विकिरण जो स्रोत से प्रादर्श पर आपतित होती है उसी को आपतित विकिरण कहते हैं, और यही विकिरण पारगमित होती है तो प्रादर्श के साथ अंतःक्रिया के बाद में इसी विकिरणों को हम आई के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जो कि पारगमित विकिरण कहलाती है। उसके बाद विश्लेषण एम मोनोक्रोमेटर या विश्लेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। उसी पदार्थ से निर्मित होता है जिससे सैंपल ट्यूब बनी होती है, और यह विभिन्न तरंगदैर्ध्य युक्त विकिरणों को विश्लेषण के लिए अलग अलग या पृथक पृथक करता है। जैसे दृश्य विकिरण के अंदर विभिन्न प्रकार के रंगों के विकिरणों को अलग अलग करने के लिए जिस प्रकार से हम प्रिज्म का उपयोग करते हैं, उसी तरीके से विश्लेषक भी उन विकिरणों को अलग अलग करने का कार्य करता है, और विकिरणों को अलग करने के बाद उनका डिटेक्शन करते हैं, जिसको हम डी या डिटेक्टर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यह विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। प्रयोग में लिए गए विकिरण की तरंगदैर्ध्य के अनुरूप दो प्रकार के संसूचकों का उपयोग किया जाता है। तो ये डिटेक्टर विकिरण ऊर्जा को पहले विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और प्रयोग में विकिरण की तरंगदैर्ध्य के अनुरूप दो प्रकार के संसूचक या डिटेक्टर प्रयुक्त किए जाते हैं, जिनमें से पहला संसूचक जो कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हेतु है, और इसके अंदर हम तापीय संसूचक या थर्मल डिटेक्टर का उपयोग या TD का उपयोग करते हैं, जो विद्युत धारा के ऊष्मीय गुणों पर आधारित है। अगर UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ली गई है तो इसके लिए प्रकाश संसूचक या फोटो डिटेक्टर PD होता है। ये विकिरण की प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित है। इस प्रकार बने स्पेक्ट्रोमीटर को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। तो खास ध्यान रखना, सामान्य स्पेक्ट्रोस्कोप में यदि प्रकाश संसूचक प्रयुक्त किया जाता है तो उसी स्पेक्ट्रोस्कोप को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के रूप में प्रदर्शित करते हैं या नामकरण करते हैं। अंत में रिकॉर्डर, ग्राफ पेपर पर कलम लगी होती है जहां संसूचक से आई विद्युत धारा एम्पलीफायर या प्रवर्धक से गुजरती है तथा प्रवर्धित होकर कलम को चलाती है, जिससे ग्राफ पेपर पर एक निश्चित स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर जो भी विकिरण उधर से आ रही है उन विकिरणों को आवर्धित या प्रवर्धित करने के, एम्पलीफाई करने के बाद हम ग्राफ पेपर पर पेन की सहायता से एक निश्चित पैटर्न बनाते हुए स्पेक्ट्रम निर्मित करते हैं। IR स्पेक्ट्रोमीटर्स में निर्मित स्पेक्ट्रम को IR स्पेक्ट्रम कहते हैं। UV विजिबल में निर्मित स्पेक्ट्रम को हम UV विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस तरीके से ये सामान्य स्पेक्ट्रोमीटर के आधारभूत लक्षणों को हम शॉर्ट में प्रदर्शित कर सकते हैं, और यह प्रश्न सामान्य 3.5 नंबर के प्रश्नों के रूप में पूछा जाता है। अब हम मैथ पार्ट का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके चल रहे हैं, कई बार पूछा गया है, और वह टॉपिक है बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन या बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन या अनुमान। यहाँ बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन विभिन्न प्रकार की संक्रमण ऊर्जाओं को एक दूसरे के साथ बंधित करता है, जोड़ता है या उनमें संबंध प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हम इन विभिन्न प्रकार के गति या कंपन ऊर्जाओं को इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण ऊर्जाओं के साथ में जोड़ते हैं और उनको तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं। सामान्य तुलना की जाती है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण से कि एक कोष से जब इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में उत्सर्जित होता है या संक्रमण प्रदर्शित करता है तो उसकी ऊर्जा के सापेक्ष एक गैसीय अणु की कंपन ऊर्जा और उसकी घूर्णन ऊर्जा के मध्य क्या संबंध है, उसी को हम सम्मिलित रूप से बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर बताए गए चित्र के अनुसार यदि प्रदर्शित किया जाए तो यहाँ पर हमने सबसे नीचे एक सामान्य रेखा प्रदर्शित की गई है और इस रेखा के ऊपर लिखा है 0 पॉइंट एनर्जी। यह सामान्य आधारभूत
न्यूनतम ऊर्जा अवस्था को प्रदर्शित कर रही है, जिसमें हमने N1 पहला कोश प्रदर्शित किया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल को प्रदर्शित करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के बोर कोश के रूप में N1 को प्रदर्शित किया गया है। N1, N2, N3, जिसमें N1 और N2 के मध्य एक इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, N2 व N3 के मध्य दूसरा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के अंदर फिर छोटे छोटे भाग दे रखे हैं जो कि सामान्य से थोड़ी लंबी लाइनें हैं। उनमें आपने V0, V बराबर 1, V बराबर 2, V बराबर 3 इस तरीके से अलग अलग टुकड़े दे रखे हैं, जिसमें N1 ऊर्जा स्तर को V0 के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, अर्थात एक ग्राउंड स्टेट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्तर में सूक्ष्म स्तर होते हैं जिनको कि हम वाइब्रेशनल स्तर कहते हैं या कंपन स्तर कहते हैं, और एक इलेक्ट्रॉनिक स्तर N1 से N2 के मध्य विभिन्न कंपन स्तरों में V0 प्रारंभिक कंपन स्तर जो कि N बराबर 1 के बराबर है यहाँ पर, और दूसरा कंपन स्तर है V बराबर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से कई भागों में एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रॉनिक स्तर प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण से पूर्व कई कंपन संक्रमण संपन्न होते हैं या कई कंपन संक्रमण निहित होते हैं, जिनको हम V के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसमें प्रारंभिक N का मान है उसी को V0 और उसके बाद V1, V2, V3 के रूप में अलग अलग उच्च ऊर्जा युक्त कंपन स्तर प्रदर्शित किए जाते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट चीज देखें, N2 और N3 के मध्य भी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक स्तर है। इस इलेक्ट्रॉनिक स्तर में भी ग्राउंड स्टेट या आद्य अवस्था की तरह पुनः विभिन्न प्रकार के कंपन स्तर हैं, वाइब्रेशनल स्तर हैं, जिनको V' के द्वारा दर्शाया गया है, जो कि 0, 1, 2, 3 के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं, जिसमें V से प्रदर्शित मान आद्य अवस्था की इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के घूर्णन कंपन स्तर हैं, जबकि V' से प्रदर्शित उत्तेजन अवस्था के या दूसरी इलेक्ट्रॉनिक अवस्था के विभिन्न घूर्णन स्तर हैं, जिनको V' से प्रदर्शित किया गया। मान में कोई अंतर नहीं है। प्रारंभिक न्यूनतम ऊर्जा अवस्था जो कि एक्साइटेड स्टेट की N बराबर 2 है, इसको V' बराबर 0 लिखा गया है, और उससे उच्च ऊर्जा अवस्था को V' इक्वल टू 1, V' इक्वल टू 3, V' इक्वल टू 4 इस तरीके से 1, 2, 3, 4 के रूप में प्रदर्शित किए गए। V' 0 N बराबर 2 के बराबर उसकी ऊर्जा के बराबर होगा, और V बराबर 0 N बराबर 1 के ऊर्जा के बराबर होता है, और इन दोनों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण N1 इक्वल टू N2 और N2 इक्वल टू N3 है। इनके मध्य विभिन्न कंपन स्तर V के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं और V' के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं। अब V0 और V1 या V' इक्वल टू 0 से V' इक्वल टू 1 के मध्य भी कई ऊर्जा स्तर प्रदर्शित किए गए हैं, जो कि सूक्ष्म स्तर के रूप में J से दर्शाए गए हैं, और ये सूक्ष्म स्तर यहाँ पर निम्न ऊर्जा युक्त घूर्णन स्पेक्ट्रम को दर्शाते हैं या घूर्णन ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। तो J से प्रदर्शित घूर्णन ऊर्जा स्तर, V से प्रदर्शित कंपन या वाइब्रेशनल ऊर्जा स्तर, और N से प्रदर्शित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। तो अगर N1, N2, N3 के मध्य संक्रमण होता है तो उसको शुद्ध इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहते हैं। V1, V2, V3 या V'1, V'2, V'3 या V'0 इनके मध्य संक्रमण होता है तो इसको हम कंपन संक्रमण कहते हैं। और यदि J, जिसको कि घूर्णन स्तर कहा गया है, घूर्णन स्तरों के मध्य संक्रमण होता है तो इसे हम घूर्णन संक्रमण कहते हैं। अर्थात घूर्णन ऊर्जा स्तर कंपन ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा युक्त और कंपन ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा युक्त होते हैं। अर्थात इन सभी संक्रमणों में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा संक्रमण
उच्चतम ऊर्जा युक्त तथा कंपन ऊर्जा स्तर उससे कम ऊर्जा युक्त V से प्रदर्शित है, और उससे कम ऊर्जा युक्त अर्थात एक कंपन ऊर्जा स्तर में भी कई छोटे छोटे ऊर्जा स्तर हैं जिनको घूर्णन ऊर्जा स्तर कहते हैं। इस तरीके से एक दूसरे के तुलनात्मक रूप से ऊर्जा स्तरों को प्रदर्शित करने की प्रक्रिया बोर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन या सन्निकटन कहलाती है, जिसमें नीचे से ऊपर की ओर न्यूनतम ऊर्जा अवस्था n=1 से नीचे जो कुछ सूक्ष्म ऊर्जा 0 केल्विन पर भी बची रहती है, जिसको 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं, और ये आपके घूर्णन और कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम बाद में लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर जो विभिन्न तीर दिए गए हैं, ये विभिन्न प्रकार के संक्रमणों को दर्शाते हैं, जिसमें कुछ शुद्ध संक्रमण है और कुछ मिश्रित संक्रमण भी है, जिसमें मैं शुरुआत कर रहा हूँ सबसे नीचे n=1, v=0 और j=0, अर्थात n=1 की इस ऊर्जा रेखा को ही हम 3 नामों से प्रदर्शित करते हैं, j=0, v=0 और n=1। इसमें यहाँ से लेकर पहला संक्रमण प्रदर्शित किया गया है, जो कि दर्शाया है j=1 के रूप में। यहाँ पर जो प्रदर्शित किया गया है पहला संक्रमण J0 से J1, चूँकि एक कंपन स्तर से दूसरे कंपन स्तर के मध्य इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, तो इसे हम शुद्ध कंपन संक्रमण कहते हैं। इसी तरीके से उसके पास वाली लाइन में यहाँ प्रदर्शित किया गया है, और वो है J=0 से J=2 में, और ये भी शुद्ध घूर्णन संक्रमण है। इसी तरीके से तीसरी रेखा के बीच में प्रदर्शित किया गया है J=0 से J=3, ऐसे ही J=0 से V=1। अब यहाँ पर J=0 की जगह हम लेंगे V=0 से V=1 का संक्रमण, ये लाइन है, और ये लाइन प्रदर्शित करती है शुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम। किसको? शुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम। तो ये जो लाइन दी गई है, ये वाली जो V=0 से V=1 की ओर जा रही, जिसमें कई घूर्णन स्तर हैं, लेकिन फिर भी इसे हम जब V से V की ओर जा रही है तो इसके संक्रमण को हम शुद्ध कंपन संक्रमण कहते हैं। इसी तरीके से इसके पास वाली ये लास्ट लाइन जो दी गई है, इस लाइन के अंदर अगर देखा जाए तो V=0 से प्रारंभ होकर के, या कह सकते हैं J=0 से प्रारंभ होकर के J'=2 में जा रही है, जिसमें J' या J" क्रमशः ऊपर वाले कंपन स्तरों के विभिन्न घूर्णन स्तर हैं। तो एक कंपन स्तर से या घूर्णन स्तर से दूसरे घूर्णन स्तर में संक्रमण हो रहा है, तो इस प्रकार के संक्रमण को हम यहाँ पर 2 प्रक्रिया हो रही है, अर्थात V0 है, जबकि ऊपर वाले में V1 के आगे भी हम घूर्णन स्तर के अंदर संक्रमण कर रहे हैं, तो इस प्रकार के संक्रमण को हम कंपन घूर्णन संक्रमण कहते हैं, जिसमें घूर्णन भी शामिल है और कंपन भी शामिल है, तो इसको हम कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी तरीके से फिर एक लाइन आपको दी गई है, ये वाली, इसमें V=0 से V=3 के बीच संक्रमण हो रहा है। तो चूंकि ये V से V शुद्ध रूप में संक्रमण है, इसलिए इसे केवल वाइब्रेशनल ट्रांजिशन या कंपन संक्रमण ही कहेंगे। इसमें कहीं पर भी J का मान दिया हुआ प्रदर्शित नहीं है, अर्थात ये शुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम को दर्शाता है। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर J=2 से लेकर के J=3 निम्न ऊर्जा स्तर के से उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर संक्रमण हो रहा है। तो इस प्रकार के संक्रमण के लिए हम रोटेशनल संक्रमण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये रोटेशन निम्न ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक n=1 से n=2 के J में जा रहा है, और जिसमें V परिवर्तित भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस संक्रमण को हम इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन वाइब्रेशनल रोटेशनल ये इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के अंदर शामिल होता है।
इसी तरीके से दो लंबी लाइनें भी प्रदर्शित की गई है, एक ये है और दूसरी ये है। इनमें से पहली लाइन जो ये दे रखी है, ये लाइन प्रारंभ हो रही है v बराबर 2 से लेकर के v डैश बराबर 2, अर्थात एक ग्राउंड स्टेट या इलेक्ट्रॉनिक स्थिर v बराबर 2 से v डैश बराबर 2 में जा रही है। इसका मतलब इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंपन स्पेक्ट्रम या संक्रमण कहते हैं। तो चूंकि n भी बदल रहा है और n के साथ साथ v भी बदल रहा है, लेकिन v का मान शुद्ध है, इसलिए इसे केवल इलेक्ट्रॉनिक कंपन संक्रमण कहा जाता है। इसी तरीके से सबसे ऊपर जो लाइन दे रखी है, इस लाइन की बात करें तो ये लाइन प्रारंभ हो रही है n बराबर 2 शुद्ध से और n बराबर 3 शुद्ध तक जाती है, जिसमें v का मान भी परिवर्तित हो रहा है, j के मान भी परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन चूंकि ये v बराबर 0 से v डैश बराबर 0 से ऊपर वाले v डबल डैश बराबर 0 तक या n3 तक जा रही है, इसलिए इसे हम n2 से n3 संक्रमण अर्थात इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहते हैं। और लास्ट में जो लाइन दे रखी है, इसमें सभी प्रकार के संक्रमण शामिल हैं, जो कि कंपन संक्रमण भी है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण भी है और घूर्णन संक्रमण भी इसमें दिए गए हैं। तो इस प्रकार से जो संरचनाएं प्रदर्शित की गई है, इन सभी को सम्मिलित रूप से हम बोर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। अवधारणा को निम्न प्रकार दर्शाते हैं। परमाणु स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति परमाणु ऊर्जा स्तरों में या परमाणु के कोशों में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण है, जबकि आणविक स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति घूर्णन, कंपन व इलेक्ट्रॉनिक तीनों संक्रमणों के परिणाम स्वरूप होती है। इसे ही बोर्न ओपेनहाइमर अवधारणा कहते हैं। तो वापस ध्यान देना, इधर जो लाइनिंग्स दे रखी है हमने अलग अलग, ये अणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर दिए गए हैं, जबकि अगर हम बोर के कोशों के मध्य इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर रहे हैं तो वो परमाणु स्पेक्ट्रम की श्रेणी में आता है, जबकि ये जिसमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रम या रोटेशनल लेवल्स दे रखे हैं, इस प्रकार के संक्रमण को हम आणविक संक्रमण कहते हैं। अर्थात बोर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन या अवधारणा आणविक संक्रमण के या आणविक स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति को दर्शाती है, जिसमें घूर्णन, कंपन और इलेक्ट्रॉनिक तीनों प्रकार के संक्रमण संपन्न होते हैं। और अपने इस चैप्टर में परमाणुविक स्पेक्ट्रम हम नहीं पढ़ रहे हैं, जो कि आपने पहले परमाणु संरचना के अंदर पढ़ रखा है, जिसमें हम ऊर्जा क्वांटीकरण की अवधारणा प्रदर्शित करते हैं, जिसमें n1 से n2, n2 से n3 अर्थात विभिन्न कोशों के अंदर इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन या वापिस इलेक्ट्रॉन का अपनी मूल अवस्था में लौट के आने की प्रक्रिया संक्रमण के रूप में दर्शाई जाती है। इस प्रकार इन संक्रमणों में हम आणविक स्पेक्ट्रम को ही पढ़ते हैं। अब हम बोर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन की अंदर विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं की अंतःक्रिया का अध्ययन करते हैं, जिसको हम अगली क्लास के अंदर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में बोर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन और उससे संबंधित प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे।